जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हालचाल? गुड इवनिंग। आपका एक बार फिर से फिजिक्स के इस सेकेंड लेक्चर में स्वागत है आपका। जल्दी से तो आप सभी लोग एक बार बताएं मेरी आवाज क्लियर है? फिर उसके बाद सारी बातें बताएंगे। पता चला कि बातें सारी बता दी फिर आपको कहें वॉइस नहीं आ रही सर, आपकी पूरी आवाज ही गायब है, आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। तो उस केस से पहले ही बता दें। बताओ बताओ कितने लोगों को क्लियर है मेरी आवाज? ओके रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जल्दी बताओ। क्लियर। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वर्क पावर एनर्जी। लास्ट क्लास में क्या कंफर्म किया था? वर्क पावर और एनर्जी, ये टॉपिक हमने कराया था लास्ट टाइम। आपको ध्यान रखें, यहां पर ये टॉपिक हमने कराए थे। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, और क्या कराया था? वर्क पावर एनर्जी के बाद इसके डिटेल में कुछ एनालिसिस किए थे, पूरी डिटेल बताई थी मैंने आपको, इसकी यूनिट बताई थी। ठीक है, यूनिट बताई थी मैंने आपको कुछ। क्लियर है? इतना इतना कुछ करा दिया था ना हमने। फिर चीजें एक चीज और देखी, दो तीन। फिर हमने कहा इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, तो एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो आज क्या करेंगे? तो आज उस केस में हम क्या करने वाले हैं, आज करेंगे ग्रेविटेशन एंड यूनिट, ये आज कवर करेंगे। और एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं किसके? वर्क पावर और एनर्जी के। एमसीक्यू किसके डिस्कस करने वाले हैं? वर्क पावर और एनर्जी के, राइट। तो चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन करा दिए थे आपको कुछ। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन उसके लिए है। क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नो वर्क इज डन। कहा गया नो वर्क इज डन, किसमें कोई काम नहीं होगा, ये पूछा गया। नो वर्क इज डन, किसमें किसी प्रकार के कार्य का कोई लेना देना नहीं माना गया है। नो वर्क इज डन, बताओ जल्दी फटाफट। चार कंडीशन दी गई, जल्दी बताओ क्या होगा इसमें। एक कंडीशन थी कपिल स्टैंड विद 10 kg लोड ऑन हिज शोल्डर्स। एक है पोर्टर कैरी अ लोड ऑफ द बस टू अ कार। ठीक है, तो मैंने बताया था कार्य का मतलब क्या होता है। वर्क इक्वल टू क्या होता है? मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बराबर क्या होता है? आपका वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे देखो नो डिस्प्लेसमेंट है, ये स्टैंड होगा, इसका मतलब क्या है? नो डिस्प्लेसमेंट। लेकर खड़े रहने से कोई काम नहीं होगा, मतलब क्या? जीरो। तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अ पोर्टर कैरी अ लोड ऑफ 10 kg, अरुण प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, सचिन वॉक 4 किलोमीटर।
तो इसमें कितना कार्य होगा, किसमें कार्य नहीं होगा, तो केवल कार्य इसमें नहीं होगा बस, क्योंकि बाकी सब में डिस्प्लेसमेंट है। ऑल सोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगा आपका, इसमें वर्क दिखाई पड़ेगा, तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट होंगे, ये नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, राइट। अब नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया द वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन, बताओ ये कब होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है द वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट इन द परपेंडिकुलर ऑफ द फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट इज नो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, और चौथा है द डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या होगा, देखो मैंने कहा था एक वर्क क्या होता है, एक वर्क होता है क्या पॉजिटिव, एक वर्क क्या होता है निगेटिव, और एक वर्क क्या होता है जीरो। तीन तरह के होते हैं। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट सेम, अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव कब होगा, जब आपका अपोजिट होंगे, और जब परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, तो जीरो होगा। तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपको दे दी हैं, तीन कंडीशन होती, तीनों आपको पता है। एक आपका फोर्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क, तो जीरो हो जाएगा। ये आपका निगेटिव, पॉजिटिव क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाता है, पॉजिटिव होगा। अगर अपोजिट हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, ये सब क्या होगा, तो आपको पता है क्या होगा, तो ए होगा आपका सही जवाब। किसी को दिक्कत हो तो बता देना मुझे। When the work is zero, the angle between displacement and applied force is, क्या होगा, जब आपका कहा गया काम जीरो है तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होने वाला है, बताओ। बताओ, क्वेश्चन पूछा गया, हमने कहा था ना क्या होता फॉर्मूला वर्क का, एफ एस कॉस थीटा होता ना, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपको पता ही है, जब आपका जीरो वर्क इज जीरो है तो जीरो वैल्यू कब आएगी, जब आपका थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, क्या होगा 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 77% लोग बात सही समझ आई। बाकी जीरो डिग्री पे क्या होता है, जीरो देखो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा जो आपका है अगर जीरो डिग्री होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे पॉजिटिव साइन बोलेंगे। अगर थीटा बराबर 180 है तो -1 हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे निगेटिव वैल्यू बोलेंगे। अगर cos थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट देन इट कैन बी सेड, बताओ क्या कह सकते हैं उस समय, हम क्या बोल सकते हैं, फटाफट बताओ। देन व्हाट वी कैन सेड, हम क्या बोल सकते हैं, फटाफट आपके क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप बता सकते हैं। देखो
अगर कोई चीज मूवमेंट नहीं, मूवमेंट मतलब क्या होता है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। नो मूवमेंट मीन्स क्या होगा, नो डिस्प्लेसमेंट, और नो डिस्प्लेसमेंट मतलब जीरो, एंड देन वर्क इज इक्वल टू वर्क डन विल भी क्या होगा, नो वर्क हैज बीन डन, कोई कार्य नहीं हुआ होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 92% सही बात है। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्क, बताओ कार्य का कौन सा कह सकते हैं मतलब नहीं होता है, कार्य की कौन से लक्षण नहीं होते, प्रॉपर्टी गुण नहीं होते, पूछा गया है कार्य का कौन सा गुण नहीं होता है, या कौन से गुण है कार्य के, बताओ इसमें। बताओ फटाफट आंसर दो। क्या होगा, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्क, कौन सा कार्य का एक वर्क गुण नहीं है। वर्क हैज डायरेक्शन, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट वर्क ऑन टू बी डन, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी इन द वर्क टू बी डन। नॉट अ प्रॉपर्टी पूछा गया, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। अब पूछा गया वर्क क्या है, एक कार्य क्या है, एक पूछा गया था कार्य कैसी है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी है, मतलब क्या होगा, वर्क हैज नो डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। कार्य की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, तो मतलब 44%। कार्य का कोई डायरेक्शन नहीं होता, बाकी सब कुछ कार्य में होता है। अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, बल नहीं लगाओगे। देखो आपको वर्क बराबर बताया था, वर्क क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल लगाओगे तभी होगा, ये भी है। और ये ओनली मैग्नीट्यूड है, और दूसरा भी कहा कि डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो कार्य कोई नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया इफ एन एयरप्लेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4000 मीटर एंड द वर्क डन इज 20,000 जूल, फाइंड द अप्लाइड फोर्स। पूछा गया फोर्स क्या होगा, फाइंड द फोर्स अप्लाइड। आपको क्वेश्चन पता ही है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क कितना दिया है यहां पर, 20,000 जूल, और पूछा गया फोर्स कितना लगाया गया है, नहीं पता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 4000 मीटर हुआ है। ठीक, तो बताना है कितना फोर्स लगा, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, कितना आया फोर्स आपका, किसमें होगा, न्यूटन में। 5 न्यूटन होगा, नहीं होगा, कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 65% लोगों ने सही बताया, बाकी लोग सोच रहे क्या करना है इसमें। भाई वर्क दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फोर्स बताना बता दो, क्योंकि W इक्वल टू एफ इंटू एस ही तो होता है, और एंगल हो तो कॉस थीटा लगा लो।
When a man pushes a wall but fails to displace it, it does, बताओ क्या होगा। इसको लिए भी मैंने बता रखा है कि इसे कौन सा वर्क में की कैटेगरी में रखेंगे। वर्क की तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, कार्य तीन प्रकार के होते हैं। एक क्या था, पॉजिटिव था, एक निगेटिव था और एक जीरो था। यहां पूछा गया काम को कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है नहीं, नो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क इज नो वर्क एट ऑल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। कोई काम ही नहीं हुआ है, मतलब कोई भी काम नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट नो है तो मतलब कार्य कोई हुआ ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। पूछा गया इफ अ पर्सन वॉक 4 मीटर विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, द वर्क डन बाय हिम। बल दिया हुआ है और उसको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो मैं क्या बताना है, एफ दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वर्क बताओ क्या होगा। तो क्या होगा, तो कार्य बराबर होगा जो बल गुणा लगाया गया, बल है 12, और आपका ये है 4, कितना हो जाएगा, फोर्टी एट जूल। 85% जवाब बिल्कुल सही है। मतलब कुछ लोग हैं जो इनको अभी भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, विंड मिल के बारे में बात कर रहे हैं। कन्वर्ट एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर, बताओ कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, जरा बताना। कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है यहां पर, बताओ। विंड मिल की बात हो रही है। ठीक, ध्यान से देखना इस पे। टरबाइन है आपका, विंड आती है, विंड से क्या होता है, मूवमेंट होगा, उससे क्या पैदा होगी, काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 96% जवाब बिल्कुल सही है लोगों का। अब पूछा गया ऑन व्हाट डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड, बताओ काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी। देखो दो तरह की एनर्जी थी, एक थी पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है
ये था पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या था, U इक्वल टू mgh, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब मास और वेलोसिटी दोनों होना चाहिए, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगा, तो मास एम भी बदलेगा तो वी भी बदलेगा, दोनों चेंज होंगे तभी होगा। तो डेट मीन्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 86% लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द एनर्जी कंटेन इन द ऑब्जेक्ट वेइंग 11 kg व्हेन इट इज अ वेट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। पूछा गया व्हाट इज द एनर्जी कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट वेइंग 11 kg व्हेन इट्स वेट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बताओ क्या होगा, आपको बताएगा कितना एनर्जी कंटेन करेगा वो। तो देखो कार्य और ऊर्जा बिल्कुल बराबर होते हैं, वर्क, यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी क्या होते हैं, बोथ आर सेम। दोनों दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया यहां पर कि जैसे हम W इक्वल टू क्या कहते हैं, W इक्वल टू ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो वर्क जैसे एनर्जी था पोटेंशियल, तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर M और V सेम है तो यही होगा ना। तो यहां पूछा गया है कि हाइट इतनी है उतना है, तो पूछा गया एनर्जी कितनी होगी इसमें कंटेन करेगी। तो क्या करोगे, U इक्वल टू mgh, तो मास कितना है 11 किलोग्राम, G कितना है 9.8, और H कितना है आप बता रहे 6 मीटर है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताओ। अप्रॉक्स में ये आ सकता है, ठीक करीब करीब आपका आएगा 546.98। कितना आएगा करीब करीब, तो हो जाएगा कितना ये, अब चलते हैं किस पर, हमारा जो पहला टॉपिक है जिसको हम पढ़ने आए हैं यहां पर, ग्रेविटेशन एंड यूनिट्स से ऊपर। क्लियर हो गया ना बेटा ये, इसमें कोई दिक्कत है इतने में, इतने में कोई दिक्कत। देखो ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो शुरुआत कहां से हुई थी, कोई चीज, हर एक चीज अपनी तरफ चीजों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है।
क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया? अब कहते हैं हर एक चीज अपनी तरफ क्या करती, चीजों को अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो हर एक चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। और ये बात सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। इसाक न्यूटन कहते हैं ना, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से उनके ऊपर कोई फल गिरता है, उनके सामने फल गिरता है, तो सोचते थे नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो उनकी जो ये सोचने की क्षमता थी, उसने ही एक चीज को दम दिया कि सारी चीजें पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट क्यों होती हैं। ठीक है ना? तो पूछा कि किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन थे। कौन थे? सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपिया। इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया इनकी बुक है, जिसपे इन्होंने बताया था कि कैसे चीजें अपनी तरफ क्या करती हैं, चीजें अट्रैक्ट करती हैं। से आप तो ये कौन कब लिखी थी? 1687 में ये बुक इन्होंने लिखी थी। उस बुक में इन्होंने डिक्लेयर किया था, इनकी जो किताब है, कि चीजों को अपनी तरफ अटैक क्या करता है। और कहा गया होता क्या है? कहा गया ये पूरे यूनिवर्स में हर एक पदार्थ के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इन यूनिवर्स। मतलब हर एक चीज एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो ये क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे घर से लाए होंगे सेव नमकीन, और क्या। अब उनसे पूछो क्यों गए थे तुम नीचे खाने, क्योंकि जो तुम वो खाने गए वो तुम्हारे लिए दर्द पैदा करके चले गए। अब कहते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसकी? ग्रेविटेशन की। कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की, गुरुत्वाकर्षण बल की क्या प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखो यहां पर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, ध्यान से सुनना और समझना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। क्या खास बात होगी, देखो जरा इसमें। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स है। मतलब पूरे यूनिवर्स में इससे कमजोर बल कोई नहीं है। वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर बल होता है ये क्या है? ग्रेविटेशन जो है वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। प्रकृति में लगता सबके ऊपर है, लेकिन ज्यादा इतना तेज नहीं कि लोगों के गाल खींचे आ रहे हैं, लोगों के बाल खींचे आ रहे हैं, लोगों का हाथ खींचा चला जा रहा है उधर की तरफ, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन पूरे यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा, राइट। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कहता है? वीकेस्ट फोर्स हो गया इस सबसे ज्यादा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, एक समय के बाद उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, मतलब चीजों को अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन इस फोर्स का जो रेंज है बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत दूर तक लगता है, लॉन्गेस्ट रेंज होती है इसकी, लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स है ये। इट्स अ लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स।
इसकी जो दूरी होती है, इसका जो प्रसार होता है बहुत दूर तक होता है, सबसे ज्यादा लॉन्ग होता है, लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स होता है ये। अब पूछा गया और क्या होता है, और इसकी सबसे खास बात है कि आप कितना भी दूर रहें कितना भी पास रहें, ये हमेशा आपको अट्रैक्ट ही करेगा। ऑलवेज अट्रैक्शन इन नेचर। प्रकृति में क्या होगा, ये हमेशा आकर्षित ही करेगा एक दूसरे को। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स है ये, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स होगा। और दूसरा तीसरा क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगा, मतलब कभी भी रिपल्स नहीं करेगा, दूसरे को अपनी तरफ से प्रतिकर्षित नहीं करेगा। हमेशा इसका कोर्स जो कैरेक्टर है वो क्या है, आकर्षित करने का। ठीक है, इतना सीख गए। अब इसके बाद बताते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बताता हूं मैं आपको इसके बाद। ज्यादा नहीं, बस जो भी चीजें इंपॉर्टेंट वो जान लो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वभौमिक नियम क्या है ये जानना है आपको। किसका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है वो जानेंगे आप। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन पूछाएगा क्या है सार्वभौमिक नियम। अब देखो ध्यान समझना, यहां पर दो नियम है इसके। कितने नियम हैं, दो। एक कहा गया है गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, ग्रेविटेशन फोर्स is directly proportional to the product of मास ऑफ जो ऑब्जेक्ट है। जैसे ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, यार ऑब्जेक्ट इज m1 एंड m2 है, तो क्या होगा, G इक्वल टू प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। मतलब दो, अगर कोई चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, तो उनके बीच की दूरी में कोई ना कोई ग्रेविटेशन लगता है। मान लो दो वस्तुएं हैं, कौन सी, m1 है ये, और ये कौन सी है, m2 है। इनके बीच की दूरी भी है, तो इसमें पूछा गया क्या ऑब्जेक्ट होगा, क्या ग्रेविटेशन होगा। तो कहा गया पहले तो इनका जो मास होगा उनके गुणनफल के क्या होगा,
बराबर होगा और इनकी बीच की दूरी मान लो कितना है, r है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, सेकेंड लॉ, ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द proportional to distance between two objects। तो डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन देम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब कहा गया अगर आपकी गैप क्या है, r है यहां पर, तो g क्या होगा, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एक नियम ये कहा गया है, एक नियम ये कहता है, ये पहला नियम है, ये दूसरा ऐसा नियम है। अब ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मान लिया गया ना इसको, तो फोर्स माना तो हम लोग इसको जी से ना दिखाए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ी देर बाद। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम इसको एफ से दिखाते हैं, एफ से दिखा देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये दो नियम है, एक तो दोनों ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली होगा, उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया उसका कैसे हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंबाइन कर देते हैं, क्या आएगा इसमें, कहेगा ये F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r² हो जाएगा। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो g को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मान लेते हैं, तो g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी होती है, इस जी की क्या होगी, वैल्यू भी होगी, क्या होगी, जी की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 6 7 10⁻11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होगी। जी इक्वल टू क्या है, 6.67। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया एग्जाम में कि आता है, बताओ क्या है। अब कहते हैं जी की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिस ने की थी, ध्यान रखेंगे, यहां नोट करके लिख लें। जी की खोज करता कौन थे, हेनरी कैवेंडिस। ठीक, चलो आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इतना, बाकी चलते हैं आगे। अगर कोई पूछा गया यहां पर, अब मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1,
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा एक को ध्यान सुनना। हमने क्या किया है, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हाफ कर दी है। द गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। एंड मास डबल, और मास क्या कर दिया गया है, डबल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। क्या होगा जल्दी बताओ, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ फटाक से बस, बाकी तो मैंने काम कर दिया तुम्हारा। ये फोर्स पे क्या फर्क पड़ने वाला, तो देखो यहां पे क्या है बेटा, समझो बात को ध्यान से, कुछ ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था, आप लोग डर गए। एफ इक्वल टू क्या होता है, अपॉन, यही तो था ना, हमने गैप क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। गैप क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, और मास क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो कितना हो जाएगा, मास कितना कर दिया, डबल कर दिया, तो दो दो कर दिया, मतलब क्या हो गया, हो गया ये। और आर क्या कर दिया, आर बाई टू कर दिया, इसको स्क्वायर कर दो। ठीक, तो यहां पे जब एक रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, 4m1m2 अपॉन r/4। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16m1m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। मतलब कितना गुना बढ़ गया, 16 टाइम्स, 16 गुना इंक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल सही, सभी ने सही जवाब बताया है, 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तुम्हारी साइंस अच्छी चल रही है, बड़ा खतरनाक खतरनाक जवाब दे रहे हो, तो पता चला ना ये कैसे होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टू टाइम्स, और ऑब्जेक्ट टू का क्या कर दिया गया, थ्री टाइम्स, क्या किया गया, इंक्रीज, एंड गैप इंक्रीज टू टाइम्स, then the value of force जल्दी बताओ क्या होगा। आवाज तो आ रही होगी बेटा, स्टीव रॉजर्स, मैंने बोला था तो बोलूंगा तभी तो आवाज आएगी। पूछा गया, दोनों ऑब्जेक्ट थे, M1 ऑब्जेक्ट, M2 ऑब्जेक्ट, और बाद में गैप भी था। तो हमने क्या किया, देखो यहां पर समझो, 2m1 3m2 अपॉन 2r², और ये हो गया जी। तो यहां कितना हो जाएगा,
6m1 m2 अपॉन 4r² हो गया, तो ये दोनों डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? आंसर कितना आएगा? 1/4, 5 टाइम्स, बिल्कुल सही बात है, सॉरी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। ग्रेविटेशन समझ गए ना, यही तो लिखा था इस पे, ये सारे नियम है इसके। जो है ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है वो भी जान गए आप, m1 m2 जान गए ये क्या होता है, स्क्वायर समझ गए क्या होता है, ये दोनों का मतलब बता दिया मैंने। ये क्लियर समझ आ गई बात? ये तो बात था ना पूरा का पूरा कंप्लीट। इतना किसको, इतना तक क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है किसी को? जरा बताना, इसमें किसी को डाउट है? इतने में किसी को डाउट है? अगर किसी को 1% भी डाउट बताना मुझे। ये ना, ये तो था सब। अब बात करते हैं किसकी? जी की। क्या होगा? जी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी बात करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्वेश्चन है हमारा यहां पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो कहा गया जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है, और वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब कह दो कैसे होता है, देखो जरा ध्यान से देखना। जब हम शुरुआत वाली अवस्था में थे, मान लो एक ऑब्जेक्ट था 0, यहां पर था कोई ऑब्जेक्ट है, और इसको गिराना शुरू नीचे छोड़ दिए। तो जब शुरू में था तो इसकी यू क्या थी? अगर हम शुरुआत की बात करें तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? 0। और v की क्या होगी? v की वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि v क्या होगा? आपकी इस वेलोसिटी में आ जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा उसका। ठीक, ये क्या होगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ। तो ये क्या है? रेट ऑफ या चेंज इन क्या होगा? चेंज इन क्या आ गया? वेलोसिटी में कुछ चेंज आ गया। तो क्वेश्चन पूछा था कि जी इक्वल टू क्या होता है? तो जी इक्वल टू क्या होगा? जी इक्वल टू जिसकी वैल्यू कितनी आती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं 10 भी मान लेते, चलो 10 मान लेते हैं। जैसे हमने पूछा जी की जो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, जी इक्वल टू क्या होगा? जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई क्या है? अब यहां पे लिख लेते हैं,
मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्वेश्चन पूछेंगे मास ऑफ द अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 to the power 24 kg। और रेडियस कितना है? इक्वेटर पर ये। तो इस वैल्यू को यहां पे जब पुट करेंगे एमई और आरई में, तो जी की वैल्यू लगा के, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी की वैल्यू आप जानते कितनी है? ठीक ना? समझ गए? इतने में कोई डाउट? जैसे देखो, अब पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी क्या होती है? चेंज होती रहती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी क्या होता है? चेंज होता रहता है। कहां पर? हर जगह पे अलग अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स। पहला। हर एक ग्रह के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। मार्स के लिए 10 होगी, अर्थ के लिए बिल्कुल सेक है, मून के लिए अलग है। तो ऐसे देखेंगे ना ये, तो सबके लिए अलग है। और जी की वैल्यू हम पृथ्वी की सतह से जाएंगे तो ऊपर क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे मान लो क्या है, अर्थ पर अगर जी है तो मून पे क्या होगा? मार्स पर क्या होगा? जो पृथ्वी पे उसका बटे 10। ऊपर जाने पे क्या होता है? डिक्रीजेस। क्या होगा? डिक्रीजेस अबव द अर्थ सरफेस एंड बिलो द अर्थ सरफेस। ये ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा और नीचे जाएंगे तब भी क्या होगा? जी की वैल्यू घटेगी। अब पूछा गया तीसरा क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? 0। अब पूछा गया है अर्थ के पोल पर ज्यादा होगी या अर्थ के इक्वेटर पे ज्यादा होगी? वैल्यू ऑफ जी क्या होगी?
इक्वेटर से क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। क्लियर हो गया इतना, इतने में कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन आता है मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एनडीएम भी आ गया था, तो मास और वेट में डिफरेंस बताया, तो बहुत ध्यान सुनना। हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग मास एंड वेट में डिफरेंस नहीं जानते ज्यादातर लोग। अगर मैं पूछूं वेट की यूनिट क्या होती है और मास की यूनिट क्या होती है, तो यहां पे देखना मास की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मास क्या होगी, किलोग्राम होगी पहली बात। ऑलवेज क्या होगा, सेम। ऑलवेज रिमेन क्या होगा, सेम होगा, या फिर कांस्टेंट इन यूनिवर्स। और वेट क्या होगा, यहां देखो जरा, वेट क्या होता है, यूनिट इज न्यूटन। क्या होगी इसकी यूनिट, न्यूटन होगी। दूसरा, इट्स वेरिएबल on the basis of its variable on the basis of value of g। किस पे डिपेंड करेगा, g पर। तो क्या होता है तीसरा, वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई m इंटू जी। ये है रिलेशन, m इंटू जी। पता है ना मास की वैल्यू क्या होगी, अब मास होता क्या है, तो मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन द ऑब्जेक्ट। कंटेन इन द ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे उसको, दैट इज कॉल्ड मास। अब पूछा कि वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स। वेट क्या होगा, वेट इज द फोर्स। ये बहुत खतरनाक लाइन है, वेट इज द फोर्स ड्यू टू विच any object attracted towards earth's surface वेट क्या है, फोर्स है, और मास क्या है, ये मास इज अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मास इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड वेट इज द फोर्स। तो ये दोनों में बहुत बेहतरीन गैप था जो आपको मैंने बता दिया। आई होप आपका ये जो इल्यूजन है कवर हो गया होगा, क्योंकि हम लोग कहते कितने किलो सामान लेकर आए,
तो हम किलो नहीं लेता है, हम न्यूटन में लेकर आते हैं। हम किलो नहीं लाते, हम न्यूटन में लाते हैं, क्योंकि न्यूटन ही तो नापता है, वो जो तौलता है वो मास थोड़ी तौलता है, वो तो वेट मारता है, और वेट को हम न्यूटन कहते हैं, किलोग्राम नहीं कहते। तो हम लोग बचपन से जो बोलते आए वो गलत वर्ड बोल देते हैं, इसलिए वजह से हम लोग जब से कोई पूछते मास और वेट में क्या डिफरेंस, तो बता ही नहीं पाते। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, यहां सिंपल सा, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ is 60 kg, then the weight of same object on moon will be। ये बता दो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। पोल्स पे क्या होता है आपने देखा, इक्वेटर पे देखा क्या होता है, 1 न्यूटन आलू, हाँ बिल्कुल 1 न्यूटन आलू लेकर आए हम लोग, केजी तो मास होता है, बिल्कुल सही बात। बताओ अब इसका आंसर बताओ फटाफट। न्यूटन के तुम लोग रगड़ डालोगे न्यूटन को, न्यूटन भी कहेंगे मैंने क्यों देखा था ग्रेविटी को, ठीक। तुम लोग ढेर हो गए, काव्या ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बाकी सब ढेर हो गए। यही तो मैं चाहता था, तुम लोग ढेर हो जाओ। देखो बेटा यहां क्या दिया हुआ है, ये मास है और मैंने पूछा क्या है, वेट पूछा है। तो मास अगर अर्थ पे कितना है, सिक्सटी केजी है, तो पहले वेट निकालोगे। मास तो मून पे भी इसका मास कितना होगा, 60 केजी ही होगा ना। मून पे भी मास कितना होगा, कितना होगा, 60 केजी, क्योंकि मून तो हमेशा पे मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब पूछा कि वेट बता दो क्या होगा, वेट ऑन मून, तो आपको पता है मून पे G/6 हो जाता है ना, तो क्या करोगे 60 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये m है, G क्या करोगे G/6 कर लो। तो कितना हो गया, G की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कितनी होगी, 9.8 मान लेते हैं। तो G की वैल्यू अगर 9.8 माना तो मून पे मास वेट कितना होगा, कितना आ गया, 98 न्यूटन आएगा। बताओ किसी को दिक्कत बताओ इसमें, अगर किसी चीज का मास अर्थ पर 60 है तो मून पे भी मास कितना होगा, 60 तो होगा। बस फर्क किसका होता है, जी का। और आपको पता वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाई जी, यही तो रिलेशन है ना। बताओ किसी को दिक्कत, कोई कह रहा 10 ग्राम, कोई कह रहा 5 ग्राम, कोई कह रहा 10 किलो। काव्या ने सही बताया था और आरव साहू ने बताया क्या 97.8 नहीं होगा, अगर आप मानते 9.8 तब सही है। समझ गए ये, इतने में कोई दिक्कत, दिक्कत है कोई इसमें, समझ आ गई बात। वेट हमेशा न्यूटन में रहेगा, वेट की यूनिट क्या होगी, क्या होगी, न्यूटन। हाँ ग्राम नहीं है, जी फॉर होता है ग्रेविटेशन, जीएम होता है ग्राम, ठीक बेटा। G/6 लिखा मैंने, जी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, स्टीव रॉजर्स, जीएम। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो इतना मैंने करा दिया आज, होपफुली नेक्स्ट क्लास में कराएंगे इसके क्या क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे। तो आज का मैं दिखा देता हूं, जो आप लोग अभी लास्ट क्लास के क्वेश्चन किए उसमें किसके ज्यादा सही हैं। स्टीव रॉजर्स के 11 क्वेश्चन सही थे, पुरुषोत्तम के भी 11 सही थे,
काव्या के 10 थे, माया के 10 थे, राधा के 10 थे, गोल्डन के 10 थे, धार्मिक के 9 और भाव्या के 9 और नवीन राज के 9 और हर्ष परमार के 9। तो आप लोगों ने बहुत बेहतरीन किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन कराएंगे, जो ग्रेविटेशन टॉपिक आज हुआ है फिर उसको करेंगे। 7:40 पर भी हम फिर से मिलने आ रहे हैं आपके साथ, क्या मई का लास्ट पार्ट 4 लेकर। तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार रहेगा पढ़ने के लिए मेरे साथ। होपफुली आपको समझ में आ गया है। जिसको जिसको समझ में आ गया थम्स अप कर दो या हार्ट का साइन बना दो फटाफट, दिल का साइन, एक दिल बना देना, वैसा साइन बना दो फटाफट। तो कितने लोग यहां पर बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हैं इस बात को? हो गया? समझ आ गया सबको? बहुत बढ़िया। तो आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर मिलते हैं 7:40 पे, देखते हैं, फिर से बात करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। बहुत बढ़िया, थैंक यू।